लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में। उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रोमोटर और टर्मिनेटर रीजन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के बारे में मैंने आपको बताया था, स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वो पार्ट है जो प्रोमोटर और टर्मिनेटर से फ्लैंक होता है। इसके एक एंड पे प्रोमोटर होता है और दूसरे एंड पे टर्मिनेटर होता है। ये जो बीच का पार्ट होता है जो एक्चुअल में ट्रांसक्राइब होता है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। ठीक है, तो बेटा किसी भी स्ट्रक्चरल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर जो स्ट्रक्चरल जीन होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, दो टाइप की, इसकी दो टाइप्स हो सकती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिलेंगी। एक तो कंडीशन होती है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी कंडीशन होती है मोनोसिस्ट्रॉनिक। बेटा मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो कंडीशंस होती हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेंगी। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चरल जीन होता है ये होता है बेटा प्रोकैरियोट्स के केस में। किसके केस में होता है? प्रोकैरियोट्स के केस में। प्रोकैरियोट्स का जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है उसका स्ट्रक्चरल जीन पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, या कई बार एग्जाम्स में एग्जामिनर दे देता है बैक्टीरिया में। तो आपको पता है बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स ही होते हैं, मोनेरा किंगडम के मेंबर है, तो उनके केस में भी पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होती है। अब पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होती है, मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। जबकि मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है यूकैरियोट्स में। तो ध्यान देना, मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन किस में होता है? यूकैरियोट्स में। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि मोनोसिस्ट्रॉनिक में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं इसके केस में। तो ध्यान देना, इनका जो स्ट्रक्चरल जीन है, मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। बेटा एक्चुअल में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हम डीएनए से आरएनए बनाने वाले हैं। डीएनए से क्या बनाने वाले हैं? आरएनए। फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। इस तरीके से आपका जीन एक्सप्रेशन होता है। तो बेटा डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन रखता है उस पार्ट को हम कहते हैं कोडिंग पार्ट। ध्यान रखना, डीएनए का वो पार्ट जो प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन रखता है उस पार्ट को हम कहते हैं कोडिंग पार्ट। लेकिन यहाँ पर जिसका स्ट्रक्चरल जीन मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है उनके केस में इनकी जो कोडिंग सीक्वेंस होती है वो इंटरप्टेड होती है। इंटरप्टेड का मतलब क्या है कि वो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट शो करती है। क्या शो करती है? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि जो कोडिंग पार्ट है ना उनके बीच बीच में ऐसी सीक्वेंस आ जाएंगी जो प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं रखती। उन रीजंस को हम कहते हैं नॉन कोडिंग पार्ट। क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग पार्ट। तो कोडिंग पार्ट के बीच बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? नॉन कोडिंग पार्ट देखने को मिलेगा। तो जो कोडिंग रीजन है वो स्प्लिट हो गया, पार्ट्स में टूट गया। कुछ टुकड़ा यहाँ पे आ रहा है, कुछ यहाँ आ रहा है, कुछ यहाँ आ रहा है, तो वो स्प्लिट हो जाता है। दैट मीन्स कोडिंग सीक्वेंस इज इंटरप्टेड बाई नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। अब एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, वो क्या है कि ये जो कोडिंग सीक्वेंस है ना, कोडिंग सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एक्सोन। कोडिंग सीक्वेंस के लिए ही क्या वर्ड यूज किया जाता है? एक्सोन। या इसी को हम कहते हैं, एक्सोन क्यों कह रहे हैं, इसी को हम कह रहे हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस से इसका नाम पड़ा है एक्सोन। क्यों? क्योंकि ये वो पार्ट है डीएनए का जो प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन रखता है। दैट मीन्स जो एक्सप्रेस होगा किसकी फॉर्म में? प्रोटीन की फॉर्म में। और जो नॉन कोडिंग पार्ट है ना बेटा, उस नॉन कोडिंग पार्ट को हम कहते हैं इंट्रोन।
या फिर इसी को हम इंटरवीनिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। क्या कहेंगे? इंटरवीनिंग सीक्वेंस भी हम बोलेंगे। क्यों बोल रहे हैं इसको इंटरवीनिंग सीक्वेंस? क्योंकि कॉर्डिंग स्ट्रैंड के बीच बीच में ये आ रही है, कॉर्डिंग सीक्वेंस के बीच बीच में आपका क्या आ रहा है? अनइंटरप्टेड सीक्वेंसेस आ रही हैं जो इंटरप्ट कर रही है कॉर्डिंग सीक्वेंस को, जिनको हम कह रहे हैं इंटरवीनिंग सीक्वेंस। तो ये कॉर्डिंग तो वो पार्ट है जिसका एक्सप्रेशन होना है, और नॉन कॉर्डिंग वो पार्ट है जो आपको फाइनल ट्रांसक्रिप्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब जिस इंफॉर्मेशन से आपका प्रोटीन बनना है उस इंफॉर्मेशन में आपको नॉन कॉर्डिंग पार्ट नहीं मिलता है। मैं एक चीज बता देती हूँ, जब हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे ना बेटा यूकैरियोट्स में, तो ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेप होते हैं यूकैरियोट्स में। कौन कौन से? पहला स्टेप होगा इनिशिएशन, सेकंड स्टेप होगा इलोंगेशन, और थर्ड स्टेप होगा टर्मिनेशन। लेकिन बेटा यूकैरियोट्स में क्या होता है, ध्यान से देखना, टर्मिनेशन होने का मतलब है कि आपका ट्रांसक्रिप्शन जो होना था डीएनए से, जो आरएनए बनना था वो बन चुका है। लेकिन यहाँ पर टर्मिनेशन से जो आरएनए बनता है ना, उसको हम कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। इसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये होता है बेटा नॉन फंक्शनल। और ये नॉन फंक्शनल क्यों होता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपको स्प्लिट जीन अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मतलब है कि कॉर्डिंग सीक्वेंस के बीच बीच में आपको नॉन कॉर्डिंग सीक्वेंस देखने को मिलेगी। ये कॉर्डिंग सीक्वेंस है और ये कैसी है? नॉन कॉर्डिंग सीक्वेंस है। कॉर्डिंग सीक्वेंस के बीच बीच में हमें क्या देखने को मिलेगी? नॉन कॉर्डिंग। तो जब तक ये कॉर्डिंग सीक्वेंस बिल्कुल पास पास नहीं आ जाते और पूरा फंक्शनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं बन जाता, तब तक ये प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन नहीं रख सकता। तो होता क्या है, एक प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग। कौन सा प्रोसेस होता है? स्प्लाइसिंग। हम आगे डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। स्प्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, ये जो नॉन कॉर्डिंग सीक्वेंस है इनको तो हम लूप की फॉर्म में निकाल देते हैं। किसकी फॉर्म में निकाल देते हैं? लूप की फॉर्म में। और जो कॉर्डिंग सीक्वेंस होती हैं इनको हम आपस में बाइंड करा देंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। जैसे यहाँ पे पहली कॉर्डिंग सीक्वेंस आ गई, ये दूसरी आ गई और ये तीसरी। तो जैसे ही हम इंट्रोन्स को रिमूव करेंगे, नॉन कॉर्डिंग सीक्वेंस को रिमूव करेंगे, तो कॉर्डिंग के फ्रेगमेंट बन जाएंगे। तो लास्टली हम उन कॉर्डिंग के फ्रेगमेंट को लाइगेज की हेल्प से बाइंड करा देते हैं। तो अब जो ट्रांसक्रिप्ट बना है तो ये भी आरएनए ही, लेकिन ये जो ट्रांसक्रिप्ट बना ये है फंक्शनल ट्रांसक्रिप्ट। ये कैसा ट्रांसक्रिप्ट है? फंक्शनल ट्रांसक्रिप्ट। मतलब इसके पास वो इंफॉर्मेशन है जिसको प्रोटीन में कन्वर्ट करना है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट नॉन फंक्शनल था क्योंकि प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन रखने वाली सीक्वेंस के अलावा इनके पास नॉन कॉर्डिंग सीक्वेंस भी थी, तो वो प्रोटीन नहीं बना पा रहा था। तो हमने क्या किया, स्प्लाइसिंग के दौरान उनको रिमूव कर दिया। तो एक चीज ध्यान देना, इंट्रोन ऐसे सीक्वेंस है, इसको फंक्शनल ट्रांसक्रिप्ट को हम मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं या मैच्योर आरएनए भी बोलते हैं। इंट्रोन ऐसी सीक्वेंस है जो आपको मैच्योर आरएनए में देखने को नहीं मिलेंगी, मैच्योर आरएनए में देखने को नहीं मिलेंगी। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करा देती हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाता है कई बार स्ट्रक्चरल जीन की बजाय एग्जामिनर ये भी कह देता है कि इनके केस में प्रोकैरियोट में एमआरएनए कैसा होता है, तो ध्यान रखना उसके केस में भी हम यही कहेंगे, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट से आपका आरएनए जो बनता है, जो प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन रखता है, वो होता है एमआरएनए। तो वो या तो मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा या फिर कैसा होगा बेटा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होती है आपकी यूकैरियोट में और पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होती है प्रोकैरियोट्स में। लेकिन डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोट में पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। सिस्ट्रोन वर्ड क्या है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, ध्यान से देखना। सिस्ट्रोन वो सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है
जो एक पॉलीपेप्टाइड के लिए इंफॉर्मेशन रखता है। सिस्ट्रॉन किसे कहते हैं? वो सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है विच कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या है कि ये मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड के लिए सीक्वेंस रखता है। इसका मतलब क्या है बेटा कि प्रोकैरियोट में एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, जब वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा ना तो वो एक ऐसा आरएनए बनाएगा जो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए इंफॉर्मेशन रखता है। लेकिन यूकैरियोट में वो मोनोसिस्टोनिक होता है। दैट मीन्स इनका एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जो स्ट्रक्चरल जीन है ना बेटा, ये जब ट्रांसक्रिप्शन करेगा और आरएनए बनाएगा तो उस आरएनए से सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड बनता है। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के स्ट्रक्चरल आरएनए से सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाने की इंफॉर्मेशन रखता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मोनोसिस्टोनिक। और इनके केस में एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्ट्रक्चरल जीन एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड बनाने की इंफॉर्मेशन रखता है, तो इनका स्ट्रक्चरल जीन कैसा होता है? पॉलीसिस्टोनिक, और इनका कैसा होता है? मोनोसिस्टोनिक। और इसका कारण क्या है? क्योंकि पॉलीसिस्टोनिक में सिर्फ कॉडिंग सीक्वेंस होती हैं, नॉन कॉडिंग सीक्वेंस है ही नहीं, मतलब सिर्फ एक्सोन सीक्वेंस होती हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस होती हैं, तो नॉन कॉडिंग सीक्वेंस इनके पास है ही नहीं। तो इसमें जो टर्मिनेशन से जो आरएनए बनेगा ना वो फंक्शनली होगा, क्योंकि इंट्रॉन्स तो इनके पास है ही नहीं। जबकि यूकैरियोट में जो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होता है वो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट शो करता है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस जो है, जो कॉडिंग सीक्वेंस है, दे आर इंटरप्टेड बाय नॉन कॉडिंग सीक्वेंस। किससे इंटरप्टेड है? नॉन कॉडिंग। तो इनमें टर्मिनेशन से जो आरएनए बनेगा ना वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाएगा, वो नॉन फंक्शनल होगा। इसलिए स्प्लाइसिंग के हेल्प से उसको फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये था स्ट्रक्चरल जीन के बारे में, तो ये चीज़ थी। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा।